नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स की आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के इस लेक्चर में सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आइए बिना किसी भूमिका के पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पर देखें और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो क्या है क्वेश्चन। इसने कहा अंडर कन्वेंशनल कंसिडरेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन 4 कोऑर्डिनेट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है जी, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा करेक्ट है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है जी, तो आप जानते हो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है जी, मैंने आपको करा रखी हैं थ्योरी के लेक्चर में, इसलिए आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये एमसीक्यूज में आपको रत्ती भर भी समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो आप जानते हैं एक्स डैश बराबर होता है एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, वाई डैश बराबर वाई होता है और जेड डैश बराबर भी जेड होता है। ठीक है जी, बस 3 दे रखे हैं, टी डैश वाली दे नहीं रखी तो ये हो जाएगा। बाकी टी डैश वाली देता तो ये हो जाता टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये चारों लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो ये कौन से में है बी वाले में तो प्लस दे रखा है बीच में, ठीक है जी, और सी वाले में नीचे प्लस दे रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कहा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रीच द स्पीड ऑफ लाइट, यदि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी हो जाती है, कितनी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, है ना। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है, आप जानते हो एल बराबर एल डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसने कहा जो वेलोसिटी है ना ऑब्जेक्ट की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। तो एल बराबर आएगा एल डैश अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एल बराबर एल डैश, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो एल बराबर आएगा 0। ठीक है जी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यदि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो लेंथ कितनी हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो लेंथ कितनी आएगी 0, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड था आपका ये जो क्वेश्चन था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा ए 20 ईयर ओल्ड, एक 20 साल का कोई व्यक्ति है, गोज एट ए हाई स्पीड इन रॉकेट, बहुत तेज गति वाले रॉकेट में चला जाता है, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन के दिन, वैन ही कम्स बैक टू द अर्थ, है ना, जब वो दोबारा पृथ्वी पर आता है, आफ्टर 1 अर्थ ईयर, अर्थ के अनुसार 1 साल बाद, है ना। तो वो कितने समय बाद आएगा वह वास्तव में, है ना। अर्थ पर तो टाइम हो गया है कितना 1 साल, लेकिन वैसे कितना टाइम होगा, तो आपको पता है टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट, टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें यूज कर लेंगे आप टी डैश बराबर टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, या टी बराबर टी नोट हो, देख लियो अब जो भी है आपका फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये तो एक्चुअल टाइम है और ये टाइम डिले हुआ हुआ टाइम है। तो आप खुद बताओ जो टाइम है ना, वो एक्चुअल टाइम से क्या आता है, कम आता है। ये तो मैंने पढ़ा रखा आपको। ठीक है जी, जो टी है वो टी नोट से यानी एक्चुअल टाइम से कम आता है, टाइम डिले हो जाता है। तो अर्थ के अनुसार तो 1 साल है ये वाला टाइम, तो ये वाला क्या होगा, इससे कम होगा, यानी कुछ महीने होगा बस। ठीक है जी, तो क्या आएगा ए फ्यू मंथ्स ओल्डर। ठीक है जी, कुछ महीने बस। क्लियर है? जबकि अर्थ के अनुसार वो टाइम 1 साल है, लेकिन वहाँ के अनुसार क्या होगा, कुछ महीने, है ना, यानी 1 साल से कम, तो कुछ महीने ही बैठेगा हर टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इसमें आपसे कहा ए लेंथ ऑफ रोड, एक लेंथ है, मतलब एक रोड है जिसकी लेंथ जो है सीम्स शॉर्टर
कम दिखाई देती है। सीम्स माने प्रतीत होती है, शॉर्टर माने छोटी, टू एन ऑब्जर्वर किसी ऑब्जर्वर को, व्हेन इट मूव्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन जब वह निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है जी, चलती है रोड। व्हाट चेंज, ये चेंज है, चार्ज नहीं है चेंज। व्हाट चेंज वुड ही ऑब्जर्व, तब वो क्या चेंज ऑब्जर्व करेगा, देखेगा जब डायरेक्शन रोड की चेंज कर दी जाए 180। तो देखो ये रोड है ऐसे रखी है और 180 चेंज करने का मतलब ऐसे पलट दी रोड, तो क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, जितनी लेंथ शॉर्टर फील हो रही थी पहले, है ना, तो ऐसे करने से क्या फ़र्क पड़ा, अब भी तो शॉर्टर ही फील होगी। तो जो चेंज हो चुका 180 घुमाने पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्या आएगा, द लेंथ ऑफ रोड रिमेन्स सेम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्योंकि रोड ऐसे रखो तो भी लेंथ में कमी फील होगी, चाहे ऐसे रख दो तो भी कमी फील होगी। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना रखा है, ऐसे रखा है। क्लियर है, तो इसलिए उसमें लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा 180 घुमाने पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, हाउ फास्ट डज ए रॉकेट, एक रॉकेट है वो कितनी तेज चलेगा। ठीक है, हैव टू मूव रिलेटिव एंड ऑब्जर्वर, किसके सापेक्ष, एक ऑब्जर्वर के सापेक्ष, फॉर इट्स लेंथ, जिसके लिए इसकी लंबाई जो है टू बी कॉन्ट्रैक्टेड 95%, यानी जो लेंथ है ना वो एल डैश का कितना है, यानी वैसी लेंथ जो है एक्चुअल उसका है 95%, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होके फील हो रही है वो एल है। ठीक है जी, तो इसने क्या कहा, ओरिजिनल लेंथ एल डैश का 95% है, अब जो लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, है ना, संकुचित होने के बाद, हाउ फास्ट कह रहा है, हाउ फास्ट यानी वेलोसिटी पूछी है, कितनी तेज़ रॉकेट चलेगा, है ना, ये पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस लेक्चर से पहले क्या कराए हैं, न्यूमेरिकल्स, तो जिनका एमसीक्यूज है वो न्यूमेरिकल्स को विशेष रूप से कर लेंगे। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने कराया था, है ना, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको बताइए फॉर्मूला, एल बराबर एल डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, सिंबल आप अलग अलग रख सकते हैं जिससे जो रहता है, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल हैं। तो एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर तो ये रख दो, एल डैश 95% परसेंटेज हटा लो, अपॉन में 100 आ जाएगा, एल डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एल डैश से एल डैश कैंसिल। ठीक है जी, तो इस तरीके से 95 अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कर लोगे इसे, कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और सी के टर्म्स में आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है जी, उसका बी पार्ट आ जाएगा, कर लेना आप, है ना, 0.3 ऐसे न्यूमेरिकल मैंने कराया भी था। तो 0.3 सी आएगा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो कर लोगे ना, इसे इधर ले जाके, इसे इधर ले जाके एलसीएम ले लियो, तो इस तरीके से फिर गुना भाग कर दियो, जो भी होगा आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, यानी एल डैश बराबर 1 मीटर, स्पीड दे रखी है 0.5 सी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है एल, तो आपको बताया एल बराबर एल डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, एल बराबर एल डैश 1 है और ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25 और सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, तो एल बराबर 1, ये जाएगा 0.75। तो इसने पूछा है हाउ मच लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, कितना लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा वो निकालना है आपको। तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है, देखो पहली लेंथ कितनी थी, मतलब अब कितनी है, लेंथ कम हो जाती है ना, तो कम हुई है तो पहले ज़्यादा थी, तो पहले थी ज़्यादा, अब हो गई कम, तो कितनी कम हुई, एल डैश माइनस एल तो हुई, क्योंकि पहले एल डैश थी अब घट करके एल हो गई,
तो कम कितनी हुई, एल डैश माइनस एल, पहले वाली ज़्यादा थी तो ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा लो। और परसेंटेज पूछिए, है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल जो शुरुआत वाली लेंथ है वो अपन में लिखते हैं, और शुरुआत थी एल डैश, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो आपको ये निकालना है एल डैश माइनस एल अपॉन एल डैश इंटू 100, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? यहाँ से आपको एल मिल ही रहा है, तो एल निकालियो उसे कैलकुलेट करके अंडर रूट से बाहर निकाल के, और फिर एल डैश में से मतलब फिर इसकी वैल्यू निकाल दियो, एल डैश 1 है और माइनस एल अपॉन एल डैश इंटू 100 करके यहाँ से परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है जी, कर लोगे इसे। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 14% आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ही मैंने दिए थे आपको, आपने कर लिए होंगे। ठीक है, बाकी पीडीएफ नोट्स में आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 14% आंसर आ जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार द फिजिकल लॉज आर द सेम, है ना, और आगे लिखा है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फिजिकल लॉज जो है वो सेम रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो एक दूसरे के, है ना, मतलब जो दूसरे वाला है पहले के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वी मानते थे ना, तो इसमें आ जाएगा मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यानी जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वी, वी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, तो आ जाएगा मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्लॉक्स इन ए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लॉक यानी घड़ी है किसमें, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है कंपेयर टू आइडेंटिकल क्लॉक, तो उसकी कंपैरिजन है उसी के जैसी एक क्लॉक से जो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में है। क्लियर है? यानी एक तो वो वॉच जो है, क्लॉक जो है वो कहाँ रखी है, स्टेशनरी फ्रेम पे, यानी अर्थ वगैरह पे, है ना, और दूसरी जो है मूविंग फ्रेम में है, जैसे कि सैटेलाइट में हो सकती है, किसी रॉकेट में हो सकती है, इस तरीके से। तो कौन सी तेज़ चलेगी, तो आपको पता है जो वो सैटेलाइट वाली है वो धीमे पड़ जाएगी, क्योंकि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। ठीक है जी, और जो अर्थ वाली है वो तो जैसे चल रही है चलती रहेगी। तो इसने कहा द क्लॉक इन ए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली तेज़ चलेगी मंद चलेगी, तो आपको पता है डिले हो जाती है, डिले होगा मतलब स्लोवर, तो 8वें का बी आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, यानी स्लोवर, धीमे चलेगी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी से अच्छे से पढ़ रखे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, देखो मैंने आपको बता रखा है जब v बहुत छोटा हो c के कंपैरिजन में, तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो किसमें बदल जाती हैं, क्लासिकल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में, है ना। तो इसने यही कहा यदि v बहुत छोटा है c से तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किसके जैसा होगा, तो किसके जैसा होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट, आइंस्टीन का जो सेकंड पोस्टुलेट है ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का स्टेट्स दैट, वो ये स्टेटमेंट देता है, क्या स्टेटमेंट, आपको पता है कि स्पीड जो है ना सेम रहती है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है नंबर ए में इट्स चेंजेस डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं है। आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट कैन डिक्रीज इफ़ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिक्रीजेज, ये भी गलत है। और ये वाला इज कांस्टेंट, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, चाहे ऑब्जर्वर की स्पीड कुछ भी क्यों ना हो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये पोस्टुलेट है आइंस्टीन का सेकंड वाला। ठीक है जी, क्लियर है।
तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, क्लियर है। हालांकि कुछ क्वेश्चन पहले यूनिट के दे रखे हैं, ये तो सेकंड पोस्टुलेट मतलब आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट यूनिट में था ना, तो 10th का सी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कौन सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट है, सिद्धांत है ना, अवधारणा है, तो कौन सी है? वेवलेंथ नहीं, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड का भी कुछ नहीं था। पहला आपको पता है क्या है कि फिजिक्स के लॉज जो हैं, जो प्रत्येक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, प्रत्येक निर्देश जड़त्व निर्देश तंत्र में सेम रहते हैं। द लॉज ऑफ फिजिक्स इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो थ्योरी अच्छे से पढ़ी होती है ना, तो एमसीक्यूज में कुछ है ही नहीं, क्लियर है। इसलिए एमसीक्यूज वाले ये ना सोचें कि हमें थ्योरी पढ़नी नहीं है, आपको सभी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा उसने एज एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है उसकी स्पीड, तो उसका मास कितना हो जाएगा? तो मास आप लोगों ने पढ़ा है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, फॉर्मूला ये है v बराबर c हो गया है, तो m बराबर आएगा m0 अपॉन √c²/c², तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और 0 से डिवाइड करोगे तो m आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए बॉडी की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, क्लियर है, तो फिर मास कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली। आपको पढ़ाया था मैंने जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तभी बताया था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन केवल मोशन की डायरेक्शन में होता है ना। मोशन यदि इस तरफ है तो इस तरफ इस एक्सिस के अलोंग ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, लंबाई में संकुचन होगा, है ना तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा और ना ही जेड एक्सिस के अलोंग होगा। जिस मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। अब पढ़ो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बिल्कुल सही बात है, जिस डायरेक्शन में मोशन रहती है उसी डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ना तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है जी, और सी में दे रखा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में होता है और किसी डायरेक्शन में नहीं होता है, तो 13 का ए आ जाएगा। क्लियर है, 13 का ए क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज़ 4 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने 4 कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, x, y, z, t, है ना। ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये टाइम कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, तो देखो पोजीशन का मतलब इसे कहते हैं स्पेस, और ये टाइम, तो ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, क्लियर है, तो स्पेस टाइम रेफरेंस आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या कह रहा है, विच इज रिवील्ड बाय द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कौन सा है? तो द वर्ल्ड इन विच वी लिव, ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं 4 डायमेंशनल है स्पेस टाइम कॉन्टिनम में। द वर्ल्ड इन विच वी लिव 3 डायमेंशनल। ठीक है जी, तो देखो तीसरे में कह रहा है इट इज़ ओनली टाइम कॉन्टिनम, कॉन्टिनम मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेट। तो आपको पता तो है 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, एक x है, एक y है, एक z है और एक t है। ये 3 स्पेस के हैं, एक टाइम का है, तो 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है ना। ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कॉन्टिनम है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है, तो आइए एक दूसरी बुक से 2-4 MCQs और करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, ए रोड मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ, एक रोड है जो इसके लेंथ के पैरेलल चल रही है विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v से रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड बाई। वो कह रहा है कितने फैक्टर से कॉन्ट्रैक्शन होगा लेंथ में, है ना, तो आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है ये, यदि 15 वे लगा ली जाए तो
देखो तो आपको पता तो है फॉर्मूला L बराबर L डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये फैक्टर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस फैक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से ना, पावर 1/2। तो ये देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है, तो 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है जी। तो पहले का बी आ जाएगा, इस तरीके से करके दे रखा है। इस फैक्टर से तो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी संकुचन। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक क्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी, एक है ना क्लॉक है वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो उसका जो टाइम है स्लो हो जाएगा। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो टाइम डायलेशन का आपको पता ही है, टी बराबर टी नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट इससे फैक्टर से हो जाता है टाइम डिले, और इसे इस तरीके से लिखोगे तो 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, और इस सारी की अंडर रूट है पावर ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है, देखो ऐसा ही। तो दूसरे का डी आ जाएगा ना, मतलब 17 का डी। क्लियर है? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है अपेरेंट लेंथ मीटर रोड है कोई, है ना। मीटर रोड का मतलब एक ऐसी रोड जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है एक्चुअल लेंथ, और वो मोशन कर रही है, स्पीड दे रखी है 0.8 c। क्लियर? और आपसे कहा अब जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, तो कर लोगे इसे L बराबर L डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। और L डैश 1 है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो 0.64 हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो 1 और ये 0.36 बचेगा। L बराबर 0.6 आ जाएगा बाहर, और ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का बी आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो ये पूरा देख लो आप, क्वेश्चन है ना, डायग्राम है इसमें। एक स्फेयर है, रेस्ट में है, ठीक है जी, यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखे हैं, एक तो एस और एक एस डैश फिगर में, है ना। तो एस में देखो एक स्फेयर है, तो जो शेप है उस स्फेयर की यदि एस डैश से देखोगे तो वो कैसे दिखाई देगी। तो आपको पता है जो एस डैश है वो रिलेटिव मोशन कर रहा है। क्लियर है ना? और रिलेटिव मोशन जो करता है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें यदि आप देखते हैं किसी बॉडी को तो उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो स्फेयर है, एस में तो स्फेयर है, लेकिन है ना, एस में तो स्फेयर दिख रहा है, लेकिन जब उसे एस डैश से देखोगे ना आप तो फिर उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी ये ऐसे दिखेगा, लेंथ सिकुड़ जाएगी। मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है और लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मोशन की डायरेक्शन में होता है। तो मोशन की डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे है मोशन की डायरेक्शन, तो ये फिर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके की आकृति आएगी। क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है देखो, 2 फोटोन्स अप्रोच ईच अदर, 2 फोटोन हैं एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। तो रिलेटिव वेलोसिटी का आपको पता है, सेम डायरेक्शन में आते हैं तो वेलोसिटी जुड़ जाती है ना, वी ए प्लस वी बी, मतलब जो आप एक दूसरे की ओर आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जुड़ जाती है, और सेम डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी ए माइनस वी बी, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है। तो आप देखो 2 फोटोन आ रहे हैं, फोटोन की स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, देखो। ठीक है जी, अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आते हैं
तो इसकी भी सी, इसकी भी सी, तो सी प्लस सी 2c होना चाहिए, लेकिन सी से ज़्यादा तो होती ही नहीं वेलोसिटी, है ना। आपको पढ़ाया तो है मैंने कई बार, पूरी यूनिट में आपको पढ़ाता आ रहा हूँ कि सी से ज़्यादा वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है जी, इसलिए सी आएगा बस। तो 7th का ए आ जाएगा ना, यानी सी है क्या है वेलोसिटी, और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आएगा सी दे रखा है ए में, तो 7th का आपका ए आ जाएगा ना। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कौन सा ट्रू नहीं है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैव मासेस, ऐसा मास रखते हैं जो इंडिपेंडेंट है उनकी स्पीड पर, तो बिल्कुल गलत बात है ना। मास जो है, यदि मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका मास स्पीड पर इंडिपेंडेंट का है, डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन गलत है। उसने कहा था कौन सा गलत नहीं है, तो ये तो गलत है, बिल्कुल सही है। हमें देखना है सही वाला। हैव चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ देयर स्पीड, ठीक है जी। ऐसे चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंट है उसकी स्पीड पर, ठीक है जी। तो चार्ज तो इंडिपेंडेंट होता ही है स्पीड पे, चार्ज का क्या मतलब स्पीड से, ठीक है जी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्रू तो यही नहीं है, यही तो गलत है। वो कह रहा है इंडिपेंडेंट है स्पीड पर, और स्पीड पर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। गलत कौन सा है ये पूछ रहा है, तो गलत तो पहले ही है। दूसरी तो सही बात है, चार्ज तो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से, चार्ज का क्या लेना देना स्पीड से। और मे बी डिफ्रैक्शन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, यानी विवर्तन हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता ही है। कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो सकता है ना, विचलित हो सकता है, तो ये भी सही बात है, ठीक है जी। तो सारी सही बातें, पहली बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, जब एक पार्टिकल मूव्स मोशन करता है फ्री स्पेस में विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बढ़ती हुई वेलोसिटी से, है ना, तो उसका जो मास है आपको पता है क्या होता है, बढ़ जाता है वेलोसिटी के साथ साथ, है ना। वेलोसिटी बढ़ती है तो मास भी बढ़ जाता है, और फॉर्मूला आपको पता है, अभी लिख के बताया, इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। तो इंक्रीज आ जाएगा, क्लियर है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो मास भी बढ़ जाता है, 9th का बी आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। देखो रेस्ट मास दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का m0 है। यदि ये वेलोसिटी इतनी से मोशन कर रहा है, ठीक है जी, तो मास बता दो, तो m बराबर निकालना है, और m बराबर आपको पता है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.8 स्क्वायर करके 64, है ना। तो क्या आएगा, m बराबर m0 अपॉन ये आएगा 0.36, यानी m0 अपॉन 0.6 आएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया, देखो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्लियर है। 10वें का सी, 10वें का बी दे रखा है, ठीक है जी। तो ये शायद गलत हो, बाकी हमारा ठीक है ना, क्योंकि 0.8 सी दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, और इसे घटाओगे तो 0.36 आएगा, और इसे बाहर निकालोगे 0.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है ना। 10th का बी दे रखा है लेकिन, तो वो गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, है ना, 23 था, 24। क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, ठीक है जी। पढ़ो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, वो दे रखा है डबल इट्स वैल्यू एट रेस्ट, यानी रेस्ट मास का डबल दे रखा है, डायनेमिक मास है ना, वेरिएबल मास। तो स्पीड पूछ रहा है, तो m बराबर
कितना दे रखा है 2m0, और m बराबर फॉर्मूला है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² बराबर 2m0। m0 से m0 कैंसिल, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ये इधर चला गया सारा और वो अपॉन बन जाएगा। स्क्वायर रूट कर दो, मतलब दोनों तरफ का वर्क कर लो, ठीक है जी। तो v² अपॉन c² आएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, और तो v बराबर आएगा v² बराबर 3/4 c², तो v बराबर आएगा √3 अपॉन 2c। क्लियर है? वैसे दे रखी है वैल्यू, है ना, तो √3 की वैल्यू रख लो 1.732 अपॉन 2 इंटू सी, यह आएगा 0.866 इंटू सी, 3 इंटू 10⁸। क्लियर है? तो देखो 8 छिंग 48 हासिल 4, 48 और 3 51, 1 हासिल 5, 8 या 24 और 5 29, 3 डिजिट बाद डेसिमल है, ठीक है जी। 2 पॉइंट, तो 11वीं का आपका सी आ रहा है 2.9, तो 2.6 समथिंग आना चाहिए, ठीक है जी। मल्टीप्लाई ठीक करी, 8 हासिल 4, 8 छिंग 48 और 3 51, 5, 8 या 24 और 5 29, ठीक है। तो लगभग 2.9 है ना, इतना आ रहा है। और इसमें जो है ना ऑप्शन 2.9 2 पॉइंट समथिंग करके जो है ना, ये सी वाला ऑप्शन है 2.6 करके दे रखा है, तो 11th का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 24th आपका क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं ठीक है जी। ये 2.9 करके देखा है, तो 3 के नज़दीक भी आप कह सकते हो, लेकिन पूरा 3 नहीं दे सकते, ठीक है जी, क्योंकि कोई पार्टिकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पूरी नहीं हो सकती 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो कभी 2.9 का 3 कर दो, है ना, और फिर ऑप्शन नंबर डी लगा दो, तो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रहेगी। और 2 के बाद डेसिमल है, मतलब 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद कोई संख्या है, तो 2.6 वाली ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका ठीक रहेगा। कभी डी लगा दो, है ना, डी नहीं लगेगा क्योंकि फिर तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी एग्जैक्ट, है तो उससे कम ही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, चुनना है। मतलब ए पार्टिकल कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर सकता है फास्टर और तेज़ गति से देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है जी। यानी जितनी तेज़ गति से वेलोसिटी चलती है फ्री स्पेस में, उससे भी तेज़ गति से कोई पार्टिकल चल सकता है फ्री स्पेस में। तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है, गलत है बिल्कुल, है ना, हमें सही वाला चुनना है। स्पीड ऑफ लाइट से तो किसी पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा हो ही नहीं सकती। दूसरा कह रहा है पार्टिकल कैन ट्रैवल इन ए मटेरियल मीडियम, कोई पार्टिकल किसी मटेरियल के भीतर, उसके भीतर मीडियम में तेज़ चल सकता है, किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। यानी जितनी तेज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, उतनी ही तेज़, उससे भी तेज़ कोई पार्टिकल किसी मटेरियल के भीतर चल सकता है। तो ये भी कोरा झूठ है ना, तो ये भी गलत है बिल्कुल, ठीक है। अगला है देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता पार्टिकल मटेरियल के भीतर भी, है ना। ए पार्टिकल कैन ट्रैवल इन द मटेरियल मीडियम, एक पार्टिकल मटेरियल मीडियम के भीतर चल सकता है फास्टर, तेज, किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये बात ठीक हो सकती है, क्यों, मीडियम के भीतर वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ नहीं होती, कम होती है ना। मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है उस मीडियम में। तो क्या पता पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा हो जाए स्पीड ऑफ लाइट की उसी मीडियम में, ठीक है। तो ये बात हो सकती है, तो ये संभव है, ऑप्शन नंबर सी। और डी में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है जी। करेक्ट वाला आपको चुनना है, तो डी वाला भी करेक्ट है आपका। वेलोसिटी जो है लाइट की फ्री स्पेस में वो एब्सोल्यूट रहती है, यानी चेंज नहीं होती। तो सी और डी दोनों आ जाएंगे इसके, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनने थे ना, देखो ब्रैकेट में स्टेटमेंट का ऐसे लिखा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या कह रहा है, इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ई, टोटल एनर्जी बॉडी की ई है, तो इट्स इक्विवेलेंट इनर्शियल मास। तो आपको पता है E = mc² होता है, मास पूछ रहा है, तो क्या आएगा E/c²।
यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था 13th का सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14th। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की टेलीविजन ट्यूब में वो 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताओ इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास में। तो रेस्ट मास बढ़ जाता है तो अब बढ़ के एम हो गया है, पहले कितना था एम नोट। ये तो चेंज है मास में या इंक्रीज है, और परसेंटेज निकालते हैं तो अपन में इनिशियल वाला इनिशियल एम नोट होता है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये निकालना है। और के बराबर आपको पता है के बराबर होता है या ई बराबर होता है, मैं आपको बता दूं क्या था के प्लस एम नोट सी स्क्वायर, याद है। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी की तरह समझ सकते हो। तो के बराबर आएगा ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, के बराबर एम माइनस एम नोट और सी स्क्वायर है ना, बाहर आ गया। क्लियर है। और आपको ये चाहिए एम नोट अपॉन एम माइनस एम नोट, तो ये रहा, तो सी स्क्वायर अपॉन में ले आओ, ये बचेगा एम माइनस एम नोट, ये निकल गया। अपॉन में एम नोट और कर लो, तो यहाँ भी अपॉन में क्या करना पड़ेगा एम नोट, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई 100 से कर दो, क्योंकि ये सारा आपको निकालना है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर परसेंटेज में आ जाएगा ये। तो के की वैल्यू रख दो 25,000 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, कल बताया था, मतलब न्यूमेरिकल्स में बताया था। और ये 100 तो है ही, अपॉन में एम नोट ये आपका होता है 9 इंटू 10⁻31, और ये सी 3 इंटू 10⁸ इसका होल स्क्वायर बराबर ये सारा निकल जाएगा ना। यहाँ से कैलकुलेट कर लियो निकल जाएगा ना। 14th का क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 14th का आएगा 5% है ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करियो, आपका 5% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लियो, मैं करूँगा तो एक तरीके से व्यर्थ की बात होगी है ना, क्योंकि ये सब तो आपके लिए बच्चों का काम है, ठीक है जी। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, कौन सा था ये 25, 26, 27, ठीक है जी, देख लो जो सा भी, अब मैं निकल गया दिमाग से। 1 किलोग्राम मास इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड, है ना, मास दे रखा है 1 किलोग्राम है ना, तो आपसे कहा एनर्जी में बदल जाता है, अमाउंट एनर्जी की बताओ। ये तो आसान सा न्यूमेरिकल है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, एम कितना है 1 किलोग्राम, सी कितना है 3 इंटू 10⁸, तो 9 इंटू 10⁻16 जूल आ जाएगा। क्लियर है। 15 रुपये का बी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो भी एमसीक्यूज मुझे प्राप्त थे है ना, और आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। क्लियर है। तो ये एमसीक्यूज आपके इस यूनिट के कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं है ना, इस यूनिट का कोई टॉपिक रह गया हो या किसी भी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 3। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।